नमस्ते दोस्तों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टैपुलेशन एज टू टाइम के लिए पहले डिस्कस किया था। हमने कहा था जहाँ तक पेमेंट की बात है उसके रिगार्डिंग अगर टाइम कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया गया है तो असेंशियल एलिमेंट नहीं माना जाएगा, उसको एसेंस नहीं मानेंगे। डिलीवरी ऑफ गुड्स को एसेंस मानेंगे और उस टाइम पे अगर डिलीवरी नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बल। उसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है तो बायर के पूछने पर या बायर के अपने रिक्वायरमेंट्स बताने पर या सेलर वैसे भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस देता है, अलग अलग स्टेटमेंट्स देता है। अगर उन रिप्रेजेंटेशंस और स्टेटमेंट्स के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, यानी बायर ने उन रिप्रेजेंटेशंस उन स्टेटमेंट्स पर ट्रस्ट किया है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में उन स्टेटमेंट्स को इंक्लूड किया गया है, तो उसे अपन कहेंगे स्टिपुलेशन। अगर बायर कह दे नहीं नहीं छोड़ ये सब बातों से मुझे मतलब नहीं, इनको छोड़, यानी उन बातों को इग्नोर किया गया है, उनको कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है, तो उसे अपन स्टिपुलेशन नहीं कहेंगे। ये जो स्टिपुलेशंस होंगे ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कंडीशन, एक हो सकता है वारंटी। अब क्या कंडीशन होगा क्या वारंटी होगा ये डिपेंड करेगा इंटेंशन ऑफ द पार्टीज पर। अगर किसी बात को लेकर पार्टीज का इंटेंशन ये था कि ये असेंशियल है, ऐसा होना ही चाहिए, नहीं तो फिर हमारे को चीज ही नहीं चाहिए, हमको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना, ये तो हमारा बेसिक मोटिव है, तो वो क्या कहलाएगा, कंडीशन। उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, कंडीशन। और वारंटी क्या होगा, जो कोलेट्रल होगा, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो होना चाहिए लेकिन जिसके नहीं होने पर कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ही शून्य हो जाए, ऐसा भी नहीं है। हमने एक चीज समझ ली थी कि कोई एक स्टेटमेंट, भैया मेरा मोबाइल 4 दिन का बैटरी बैकअप हो या जो भी हो, एक कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है वो कंडीशन हो, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है वो वारंटी हो। इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। पार्टीज के इंटेंशन पे डिपेंड करेगा। अगर पार्टीज का इंटेंशन उस बात को एसेंशियल एलिमेंट बनाना है तो क्या हो जाएगा, कंडीशन, नहीं तो क्या हो जाएगा, वारंटी। क्या कंडीशन होगा क्या वारंटी होगा ये हमारे यहाँ नहीं लिखा हुआ। हमारे यहाँ लिखा हुआ अगर कंडीशन है और उसका ब्रीच होता है तो बायर के पास दो अधिकार होंगे, दो ऑप्शंस होंगे। दो ऑप्शंस, दो अधिकार क्या क्या होंगे, वो चाहे तो गुड्स वापस पूरा रिटर्न करके पैसा ले सकता है, वो चाहे तो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, वो चाहे तो दोनों कर सकता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट करने का अधिकार होगा इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन, कंपनसेशन का अधिकार भी होगा साथ। लेकिन इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन लेने का अधिकार होगा, रिप्यूडिएट करने का अधिकार नहीं होगा। यानी कंडीशन में ज्यादा अधिकार है, वारंटी में कंपैरेटिवली कम राइट्स मिलते हैं बायर को। एग्जाम्पल्स समझ पाना मुश्किल है क्योंकि दैट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगा, तो हम उसके लिए कोई एक सटीक एग्जाम्पल तो बोल नहीं सकते। हाँ, हम ये ज़रूर बोल सकते हैं, ये बात हम ज़रूर बोल सकते हैं कि अगर वो मेन है, वो असेंस है, तो वो कंडीशन होगा, वो कोलेट्रल है तो वो वारंटी हो। अगर कंडीशन का ब्रीच है तो दो अधिकार हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का यानी गुड्स रिटर्न करके पैसा लेने का और कंपनसेशन लेने का, या दोनों एक साथ भी लिए जा सकते हैं, दो अधिकार हैं। वहां सिर्फ वारंटी में सिर्फ क्या अधिकार है, कंपनसेशन क्लेम करने का, सिर्फ कंपनसेशन क्लेम करने का अधिकार है। अगर हम बात करें वारंटी में ज़्यादा अधिकार है कि कंडीशन में, तो ऑब्वियसली कंडीशन में ज़्यादा अधिकार है। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है, यानी आपके पास बड़ा अधिकार है, आप उसको छोटा ही मानो, इट्स अप टू यू, आप मान सकते। लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं माना जा सकता। ब्रीच ऑफ कंडीशन में आप सिर्फ कंपनसेशन क्लेम कर लो, गुड्स रिटर्न मत करो, रेप्यूडिएट मत करो कॉन्ट्रैक्ट को, तो इन दैट केस दैट विल बी ब्रीच ऑफ वारंटी। लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी में आपके पास एक्स्ट्रा अधिकार नहीं आ सकते कि आप रेप्यूडिएट कर दो, तो उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं माना जा सकता। ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानने के लिए हमने बोला कि भैया आपकी मर्जी हो, आप ऐसा इलेक्ट करें, आपको चीज़ पसंद आ जाए, या लॉ कह दे कि भैया ये तो इम्पॉसिबल था यार, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ये तो इम्पॉसिबल है, या कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेपरेबल था और आपने पार्ट एक्सेप्टेंस ले ली है, मतलब पार्ट डिलीवरी ले ली है, तो बाकी भी आपको लेना पड़ेगा। हमने कहा था ये जो कंडीशंस और वारंटी है दो तरह की होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। देखो एक्सप्रेस तो कुछ भी हो सकती है, इट विल डिफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, केस टू केस डिफर करेगा, और एक केस में कुछ दूसरे केस में कुछ, हमको नहीं पता क्या हो सकती है। यानी क्लियर बोलता है एक्सप्रेस कंडीशंस आर दोज विच आर एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज ने एग्री किया और पार्टीज ने क्लियरली बोला कि भैया ये होगा, जबकि इम्प्लाइड वो होती है जिनको प्रोज्यूम बाय लॉ किया जाता है, लॉ मान के चलता कि ये तो है। मैंने कुछ कल एग्जांपल बताए थे
आप किसी से खाने की चीज़ लोगे तो ये थोड़ी पूछोगे भैया खाने लायक तो है ना, भैया कीड़े तो नहीं है। हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि अगर हम खाने की चीज़ ले रहे हैं तो खाने लायक होगी, और अगर खाने लायक नहीं हुई तो हम उसको गुड्स वापस दे के पैसा लेने का अधिकार रखते हैं। ये है इम्प्लाइड कंडीशंस जो बिना पूछे भी बिना बोले भी मानी जाएगी। एक्सप्रेस हमको नहीं पढ़ाया जा रहा है क्योंकि एक्सप्रेस तो कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो क्या क्या होगा। इम्प्लाइड कंडीशंस और इम्प्लाइड वारंटीज हमारे सिलेबस में जो हमको डिस्कस करनी है। फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्प्लाइड कंडीशंस के साथ। पहला है कंडीशन एज टू टाइटल, यानी जो बेच रहा है सॉरी, जो बेच रहा है गुड्स उसी का ही है, इस बात की कंडीशन। यानी बायर ये प्रज्यूम करके चलेगा, ये मान के चलेगा लीगली कि जो सेलर है गुड्स उसके होंगे। बाय चांस सेलर के खुद के गुड्स नहीं हुए तो बायर के पास दो अधिकार होंगे। अगर पुलिस गुड्स ले गई तो ठीक है, नहीं लेके गई उसको पहले पता पड़ गया तो भी गुड्स रिटर्न करके पैसा ले सकता, और उसको जो परेशानी हुई पुलिस के चक्कर वगैरह काटने से उसका कंपनसेशन भी ले सकता, दोनों चीजें। तो क्या बोलता है, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल unless there is an agreement to the contrary, the first implied condition of the part of the seller is that in case of a sale he has a right to sell the goods. सेल के केस में उसके पास राइट टू सेल है, ये मान के चलेंगे। अगर सेल हो रही तो उसके पास राइट टू सेल है, ये मान के चलेंगे। और अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो ये मान के चलेंगे कि उसके पास राइट्स आ जाएगा, राइट्स आ जाएगा, जब सेल करनी होगी उस समय आ जाएगा। यानी सिंपल शब्दों में जो बेच रहा है उसके पास बेचने का अधिकार है, उसके पास राइट है, उसके पास ऑनरशिप है। इन सिंपल वर्ड्स द कंडीशन इंप्लाइड is that the seller has the right to sell the goods at the time when the property is to pass. जब ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है उस समय सेलर के पास अधिकार है बेचने का। If the seller's title turns out to be defective, पता पड़ता है सब सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है, सेलर ऑनर था ही नहीं, चोरी का माल बेच दिया ऐसा कुछ, the buyer must return the goods to the true owner. ट्रू ओनर को दे दे गुड्स। ट्रू ओनर आ गया तो पता नहीं ट्रू ओनर कौन है, गुड्स चोरी का है, ट्रू ओनर का पता नहीं है, सेलर को पकड़ाओ, बोले तेरा गुड्स पकड़, पैसा दे मेरा, मस्त रहे। एंड रिकवर द प्राइस फ्रॉम द सेलर, सेलर से प्राइस रिकवर करेंगे, प्लस कंपनसेशन भी मिलेगा, जो परेशानी हुई है उसका कंपनसेशन। भैया पुलिस केस वगैरह हो गया, ट्रू ओनर ने आके माथाफोड़ी कर दी, बूम बूम कर दिया, मतलब लड़ाई झगड़ा कर लिया उसने बैठ के, तो उसका तो कंपनसेशन मिलेगा। कंडीशन एज टू टाइटल। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, कभी कभी सेल की जाती है डिस्क्रिप्शन करके, भाई गुड्स कैसा है, भाई है नहीं मंगवाऊंगा, मंगवा के दे दूंगा, गुड्स ऐसे कलर का, उसमें ये डिजाइनिंग है, ये है वो है। टी शर्ट देनी, जैसे मान लो बोले भाई साहब शानदार फैब्रिक है, बिल्कुल जो मोटा वाला होजरी कपड़ा आता है वैसा एकदम शानदार फैब्रिक है, या मैट फैब्रिक है, या ये फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक है, उसमें ऐसे बटन्स लगे हुए हैं, इस कलर का ड्रेस है, ये कॉलर है, ये वो मतलब ठीक है ना, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। तो एक्चुअल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के जैसा होना चाहिए, एक्चुअल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के जैसा होना चाहिए। इसे समझो, किसी की शादी होनी, मान लो हमारे चुन्नू भैया की शादी होनी। अब चुन्नू भैया को कोई रिश्ता आया, फोटो तो आया नहीं, पुराने जमाने के लोग हैं, पुराने ख्यालात के लोग हैं, फोटो नहीं भेजा। जो मीडिएटर थे उसने डिस्क्रिप्शन दिया, लड़की है, उसके एक नाक है, दो कान है, आंख है, हिरनी जैसी आंखें हैं, नाक बहुत अच्छा सा नाक है, बहुत क्यूट सा नाक है, गाल है, गोरी है, ये वो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, गोरी गाली जो भी है, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन दिया पूरा। अब जो ओरिजिनल गुड्स है, यानी जो असली माल है, गुड्स को हिंदी में माल बोलते हैं ना, मैं आप गलत तरीके से माल मत समझे, गुड्स को हिंदी में बोलते ही माल है, हिंदी के मॉड्यूल में माल ही लिखा हुआ। तो जो ओरिजिनल गुड्स है, अब देखो गुड्स के हिंदी अनुवाद दो होते हैं, एक तो माल और एक सामान, दोनों में चक्कर है साहब, मैं क्या करूँ, हिंदी कैसे बोलूँगा, इसलिए क्षमा चाहूँगा। माल और सामान नहीं, हम गुड्स बोलते हैं, आप समझ सकते हो गुड्स का मतलब क्या। तो जो ओरिजिनल गुड्स है वो भी सेम वैसा ही निकलना चाहिए जैसा डिस्क्रिप्शन दिया गया था। डिस्क्रिप्शन तो दिया कुछ, शादी के समय इतने घूंघट में चोरी, और बाद में पकड़ा दी उसको, चुन्नू को, सुहाग रात के दिन, जैसे ही सुहाग रात दिन नहीं सॉरी रात, हाँ, जैसे ही उसने घूंघट उठाया, पता पड़ा साहब ये देखती जलेबी मांगती पकौड़ी है, मतलब देखती उधर है इधर, मतलब देखती कहीं है सुनती कहीं और है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, अब एकदम ही स्मार्ट नहीं है, दांत ऐसे है।
ऐसे मतलब सॉरी सॉरी, दांत ऐसे हैं मतलब बिल्कुल ही हर कुछ ही माल पकड़ा दिया। हाथ तो तो ससुर जी को फोन लगाया, आ रहे हैं ससुर, ये कैसा माल पकड़ा दिया तूने, वापस लेके जा इसको तू। इट इज नॉट एज पर द डिस्क्रिप्शन। हालांकि इंसानों की सेल नहीं होती है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, जो गुड्स है वो डिस्क्रिप्शन से 100% टैली करना चाहिए। अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन से टैली नहीं करता है तो हमारे पास अधिकार होगा गुड्स को रिटर्न करने का। और जो हमें परेशानी हुई, तूने सही गुड्स नहीं दिया, उस कारण से जो परेशानी हुई, जो मन की भावनाएं आहत हुई, मतलब मैं आगे सेल नहीं कर पाया, या मैं गुड्स को यूज़ करना चाह रहा था, यूज़ नहीं कर पाया गुड्स को यूज़ करना चाह रहा था, उसको नहीं कर पाया, तो मन की भावनाएं जो आहत हुई है उसके लिए आप कंपनसेशन भी ले सकते हो। Where there is a contract of sale of goods by description, there is an implied condition that the goods sell correspond with the description. Goods जो है वो description से match होंगे ही होंगे, ये implied condition है. This rule is based on the principle that if you contract to sell peas, you cannot compel the buyer to take beans. अगर आप पीस बेचने की बात करते हो, सामने वाले को नहीं बोल सकते बीन्स ले ले। मतलब आपने डिस्क्रिप्शन दिया था अच्छा और चीज़ घटिया पकड़ा दो तो नहीं चलेगा। आप डिस्क्रिप्शन तो दो कैटरीना कैफ वाला और आइटम पकड़ा दो मायावती, तो नहीं चलेगा साहब, ठीक है। द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स विच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स। जो गुड्स के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं हो, बायर उनको लेने के लिए बाउंड नहीं है। थस इट हैज़ टू बी डिटरमाइंड वेदर द बायर has undertaken to purchase the goods by the description, whether the description was essential for identifying the goods where the buyer had agreed to purchase, if that is required and goods standard do not correspond to the description। यानी बायर को गुड्स खरीदने के लिए या सेलर जो बेचना चाह रहा है उसने गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया, पूरी बात समझाई, हो सकता है वो गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, भाई ऐसा ऐसा आइटम होगा, आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफिकेशन समझाया पूरा। तो जो गुड्स है वो आइडेंटिफाइड डिस्क्रिप्ट गुड्स की तरह ही होना चाहिए, जो डिस्क्रिप्शन दिया था उससे कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए, मैच होना चाहिए, नहीं तो वो ब्रीच ऑफ कंडीशन मानी जाएगी और बायर के पास अधिकार होगा गुड्स को रिजेक्ट करने का। इवन रिजेक्ट के साथ साथ उसके पास अधिकार होगा कि अंदर परेशानी हुई उससे कंपनसेशन क्लेम करने का। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इट इज ए कंडीशन विच गोज टू द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट and breach of it entitles the buyer to reject the goods whether the buyer is able to inspect them or not। ये कह रहा है कि बायर को इंस्पेक्ट करने का मौका दिया था कि नहीं दिया था, वो मैटर नहीं करता। आपने एक बार बोला कि भैया आ जाओ लड़के देख जाओ, उस समय बिजी था, बोले दुकान पे बिजी हूँ, व्यापार चल रहा है, पैसा कमा रहा हूँ। जब घूंघट उठाया तो पता पड़ा साहब पैसे के चक्कर में क्या लिया आया। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको देखो, आपको इंस्पेक्ट करवा दिया, दिखा दिया, तो फिर तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मुद्दा ही खत्म हो गया। आपको दिखा चुके हैं और आपने उसको पसंद कर लिया पहले, अब आप खरीदने की बात बना करो। खरीदने से पहले आपको दिखाया और वही माल आपको सेल में दिया, वही गुड्स आपको सेल में दिया है, फिर आप बोलो नहीं 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 नहीं, तो फिर नहीं 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 चलेगा। गलत बात, क्लियर करना इस बात। आपको गुड्स दिखाया नहीं था, खाली डिस्क्रिप्शन दिया था, आपके पास मौका था देखने का, पर आपने देखा नहीं, आपने डिस्क्रिप्शन पर विश्वास किया, कोई दिक्कत नहीं है, सेलर की गलती है, डिस्क्रिप्शन सही देना चाहिए था, झूठ क्यों बोला वो। A at Kolkata sells B 12 bag of waste silk on its way from Murshidabad to Kolkata. Thus implied condition that the silk shall be such as I known in the market as waste seal। मतलब जो मार्केट में वेस्ट सिल्क होता है उसके जैसा वो सिल्क होना चाहिए, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर सकता है। सेल बाय सैंपल, इस सेम वापस क्या उसी चीज का डिस्क्रिप्शन दे दिया, एग्जांपल दे दी, पर बात वही है। सेल बाय सैंपल, सैंपल दिखाकर सेल करना। जैसे लड़की का फोटो दिखाया, बोला साहब ऐसी है, सैंपल दिखाया, ओरिजिनल आइटम तो घर पे पड़ा है, ओरिजिनल लड़की तो घर पे। आप गेहूं खरीदने जाते हो, पूरी एक बोरी गेहूं खरीदते हो, आप पूरी बोरी थोड़ी देखते हो, आप बोरी में से कुछ गेहूं निकाल के देखते हो, हाँ साहब ठीक है गेहूं, तो पूरी बोरी थोड़ी, बोरी खोल पूरी बोरी चेक करूंगा, ऐसा थोड़ी होता। अगर 10 बोरी गेहूं खरीदता, 10 बोरी खोल 10 बोरी चेक करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब बोरी में से गेहूं लिया, हाँ साहब ठीक है। अब ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो हम सैंपल देख रहे हैं बाकी सारा माल भी ऐसा ही होगा, ऊपर ऊपर अच्छे गेहूं डाल दो, नीचे कचरा डाल दो, या एक बोरी में अच्छा गेहूं डाल दो, बाकी में कचरा डाल दो, एकदम घटिया वाला गेहूं डाल दो, नहीं चलेगा साहब। जो सैंपल दिखाया गया है बल्क में से, पूरा बल्क उस सैंपल से कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए। यानी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल
there is an implied condition that the bulk shall correspond with the sample in quality. The buyer have a reasonable opportunity for comparing the bulk with the sample. यानी जो बल्क है वो सैंपल से मैच होना चाहिए और बायर को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि तो एक बार देख ले मैच करके, अगर सैंपल से साथ मैच नहीं हो रहा है तो रिटर्न करने का अधिकार रखता है, इवन कंपनसेशन लेने का अधिकार भी रखता है। द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम अनमर्केंटेबल। ये अपन कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी में पढ़ेंगे कि गुड्स में ऐसी कोई डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए जिससे गुड्स ही अनमर्केंटेबल हो जाए। तो ये पॉइंट यहाँ की बजाय अपन मर्केंटेबिलिटी वाली बात में डिस्कस कर लेंगे। आगे आएगा कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी कि अगर अपन कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो वो उस व्यापार के अंदर बिकने योग्य होना चाहिए। यानी आप एक दुकान पर जाके बोलो भैया एप्पल देना, अब बोलो एप्पल देना, एप्पल मतलब खाने वाला एप्पल। आप फ्रूट स्टोर पर गए, बोले भैया एप्पल देना, एक बैग एप्पल क्या, एक बोरी एप्पल मतलब एक पैक पेटी आती है ना, जो भी कार्टन आता है, एक कार्टन एप्पल क्या रेट का, रेट वगैरह डिसाइड हो गई, तो आपको एप्पल दे दिए। अब एप्पल अंदर बिल्कुल सड़े हुए, कीड़े लगे हुए, बदबू मार रहे हैं, तो भैया वो बेचने योग्य चीज़ ही नहीं है। या उसने आपको प्लास्टिक के थर्माकोल के एप्पल पे कलर करके मस्त आपको एकदम शानदार एप्पल रख के दे दिए, जो मतलब डम्मी एप्पल, एक तरीके से मैं बोलूँ तो डम्मी एप्पल दे दी, तो वो मर्केंटेबिलिटी नहीं है ना, एप्पल बेचने के लिए काम ही नहीं आ सकते वो। तो हम तो फ्रूट्स खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं, आप क्या चीज़ पकड़ा रहे हो, ये तो वो मर्केंटेबिलिटी में है कि अगर कोई भी डिफेक्ट है रेंडरिंग देम अनमर्केंटेबल, यानी वो बेचने योग्य नहीं है, विच वुड नॉट बी अपीरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल। सैंपल देखने पे पता नहीं पड़ रहा था कि पूरा गुड्स इतना खराब निकलेगा। कभी कभी होता है, सैंपल आपने 10 गेहूं के दाने निकाले, उसमें से किसी में कीड़ा नहीं था, पर अंदर बहुत सारे गेहूं के अंदर कीड़े थे। ये कीड़े लगे हुए होते हैं ना, छोटी छोटी ब्लैक कलर की ऐसे कीड़े लग जाते हैं फूड ग्रेन्स में या आटे वगैरह में भी आ जाते हैं, कई बार काफ़ी समय से पड़ा रहता है, तो अंदर वैसे छोटे छोटे कीड़े थे। ऊपर से आपने गेहूं निकाले, देखा उसमें कीड़े थे नहीं, तो सैंपल के एग्जामिन पे पता नहीं पड़ा कि अंदर जो गुड्स है वो डिफेक्टिव है और आपने वो खरीद लिया। दिस कंडीशन इज अप्लीकेबल विच रिगार्ड टू द डिफेक्ट। इस डिफेक्ट के लिए भी कंडीशन अप्लीकेबल होगी जो कि ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन पर डिस्कवर नहीं हो पा रही थी, यानी ऊपर से सैंपल देखने पर नहीं पता पड़ा था कि अंदर कितने कीड़े होंगे। सैंपल में तो कीड़े थे ही नहीं, अंदर कीड़े थे। तो लॉ कहता है कि आपके पास अधिकार होगा गुड्स को रिटर्न करने का। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, यानी मान लो आपको छोटी बहन का फोटो दिखाया और बोला बड़ी वाली जो है वो इसके जैसी ही दिखती है। उन्नू को छोटी बहन का फोटो दिखाया और फिर उसने बोला बड़ी वाली जो उसके जैसी दिखती है, खाली उसकी हाइट ऐसे 2 इंच ऊपर है और कलर से थोड़ा सा और गोरा है। सैंपल भी दिखाया, डिस्क्रिप्शन भी, सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन। ये पुराना फोटो दिखाया, 4 महीने 8 महीने पुराना फोटो दिखाया, बोले ये तो 10 महीने पुराना फोटो है, अभी हेल्थ में हल्की सी मोटी हो गई, इस समय 50 की थी, अभी 55 किलो की है, और हाइट जो है ये 6 महीने में उसकी आधा इंच हाइट और बढ़ गई, ये 5 फुट 3.5 इंच, अभी 5 फुट 4 इंच हो गई। तो अब जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा, जो ओरिजिनल आइटम होगा, वो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों का जो कंक्लूजन निकलता है, दोनों का जो कलेक्टिव कंक्लूजन निकलता है, उससे मैच होनी चाहिए। यानी जहां डिस्क्रिप्शन से माल बेचा वहां वो गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए, जहां सैंपल से गुड्स सेल किया वहां वो गुड्स जो पूरा बल्क है वो सैंपल से मैच होना चाहिए, और जहां सैंपल भी दिखाया डिस्क्रिप्शन भी दिया तो वहां ओरिजिनल प्रोडक्ट सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से मैच होना चाहिए। अगर दोनों से मैच नहीं होता है तो आपको गुड्स रिटर्न करने का अधिकार है, गुड्स रिटर्न करने का अधिकार है, या फिर कंपनसेशन लेने का अधिकार है, या फिर दोनों। नहीं, या तो ससुर जी को फोन करके बोल दो भेज रहा हूं वापस, या बोल दो ऐसा कैसा आइटम पकड़ा है, 5 लाख रुपए और लेके आओ दहेज में। बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट इन सपोर्टर ऑफ डॉवरी एंड ऑल, मजाक की बातें मजाक तक रखा करो क्लास में ना, ठीक है ना यार, इतना तो एंटरटेनमेंट जरूरी है, बल्कि वीडियो लेक्चर में बोर हो जाओगे, है ना। तो इसे एकदम सीरियस भावुकता से नहीं पकड़ना, मजाक को मजाक तक रखना। ससुर जी को फोन लगाया, बोले तुमने कौन सा आइटम दिखाया था, कौन सा दे दिया, सालो फराह अली खान को दिखाते हो और ये मायावती पकड़ा देते हो तुम। 10 लाख रुपए और बेच तू, इसका स्ट्रक्चर चेंज करवाना पड़ेगा, इस पे पुताई कलर पेंट करवाना पड़ेगा, इस पे एशियन व्हाइट पेंट करवाएंगे इस पे, तब जाके ये दिखेगी थोड़ी सी, तो दिख नहीं रही, काली ऐसी बेच दिया आपने। बट तो या तो आप कंपनसेशन ले लो,
या आप गुड्स रिटर्न करके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर सकते हो। लेकिन एक बात क्लियर करना, आपको चाहे कंपनसेशन लेना चाहे कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट करना, दोनों ही केस में आपको गुड्स को यूज नहीं करना। अगर एक बार आपने गुड्स को यूज कर लिया एक बार अगर आपने वो सामान यूज कर लिया, फिर आप उसको रिटर्न नहीं कर पाओगे। फिर रिटर्न करने के लिए प्रतिबंध है, बैंड है, मना है, आप बाद में नहीं चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोलता है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। क्वालिटी और फिटनेस, क्वालिटी और फिटनेस सॉरी क्वालिटी और फिटनेस में क्या है, बायर ने अपना पर्पस बताया। बायर ने अपना पर्पस बताया कि मुझे इस पर्पस के लिए ये चीज चाहिए। जैसे मान लो दिवाली आ रही है, दिवाली का पूजन होना है, तो पूजन वगैरह के लिए लाल और सफ़ेद वस्त्र चाहिए होता है, जिसपे वो चावल और गेहूं से कुछ बनाते हैं, नौग्रह वगैरह बनाते हैं, नारियल की और कलश की स्थापना होती है, आरती की जाती है, दीपक गरम उनके ऊपर रखे जाते हैं। तो आपने दुकान पे जाके कहा कि भैया मेरे को कपड़ा चाहिए। उन्होंने कहा क्यों? बोले साहब ये पर्पस आप क्लियर करना, वहाँ पे क्या कॉटन का कपड़ा लाना पड़ता है, सूती कपड़ा जो होता है, ताकि दीपक क्यों रखोगे, गर्म होगा, अगर सिल्क का कपड़ा हुआ तो जल जाएगा। तो आपने दुकान में जाके कहा कि मुझे पूजा के लिए कपड़ा चाहिए, मुझे पूजा के लिए कपड़ा चाहिए कि पूजा पे दीपक को रखना है, मतलब पूजा होगी तो उसमें दीपक रखना है, और आप सही कपड़ा देना, वरना पूजा पे दीपक रखा तो आग लग सकती है। मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? आप भावुक मत हो। आज मैं थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कर नहीं पा रहा, कुछ ज़्यादा ही भावुक हो रहा हूँ मैं भी लेकिन आपने दुकान में जाके कहा कि भाई साहब पूजा के लिए कपड़ा चाहिए, इस पे दीपक रखना है, और पूजा पे जब दीपक रखें तो आग नहीं लगनी चाहिए, ऐसा कपड़ा दे। मतलब प्रैक्टिकली बात करूं तो बायर ने, लॉजिकली बात करें मजाक से दूर हट के, बायर ने अपना पर्पस बताया, अपना पर्पस बताकर सेलर पर ट्रस्ट किया, भाई जो तू दे दे, मेरा पर्पस ये देख, मेरे को दिवाली का पूजन करना, उस पर हम कलश भी रखेंगे, उसमें हम दीपक भी रखेंगे, नौग्रह बनाएंगे, तो वहां पे वो दीपक जब नीचे से गर्म हो तो पकड़े नहीं उस पर, उस हिसाब से दे दे बस। कोई भी पर्पस आपका रहा हो, अपने अपना पर्पस बताया। जैसे हमने कहा था ना, गर्म पानी डाल के सेक करना है, तो गर्म पानी डालना है, इसमें कितना गर्म डल सकता है, आपने वो बता दिया, अपना पर्पस बता दिया अपना सेलर को। यानी सबसे पहली बात तो बायर ने अपना पर्पस बताया, और दूसरा उस बायर ने सेलर के डिसीजन पर ट्रस्ट किया, सेलर के ऊपर बात रख दी, तू बोल कौन सा लूं, तू बोलेगा जो ले लूंगा, मेरा पर्पस सॉल्व होना चाहिए। और फिर सेलर ने प्रोडक्ट दिया, और अगर वो प्रोडक्ट उस पर्पस के लिए फिट नहीं है, क्वालिटी एंड फिटनेस पे मात खा जाता है, तो उसका मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है। ये कह रहा ऑर्डिनरली ऐसी कोई इंप्लाइड कंडीशन होती नहीं है क्वालिटी एंड फिटनेस वाली, लेकिन ये क्वालिटी एंड फिटनेस कब होगी, कंडीशन एज टू रीजनेबल फिटनेस ऑफ गुड्स कब होगी, जब कोई पर्टिकुलर पर्पस रहा हो और बायर ने वो पर्पस सेलर को बताया हो, यानी रीजनेबली उस पर्पस के लिए सेट होनी चाहिए, वो चीज उस रीजन को, उस पर्पस को सॉल्व करे। जनरली नहीं होती है, कब होगी, जब बायर ने अपना पर्पस बताया हो सबसे पहले तो, एंड रिलाइड अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, और सेलर के स्किल एंड जजमेंट पर रिलाई किया कि भैया तू दे दे, तेरे हिसाब से बेस्ट, इस मेरा पर्पस ये है, तेरे हिसाब से देख ले इस पर्पस के लिए बेस्ट क्या होगा, वो दे दे। एंड द बेस्ट गुड्स एंड द सेलर हैड ऑर्डिनरी बीन डीलिंग इन दोस गुड्स, और सेलर उन गुड्स में काम करता है, तो सेलर को देना चाहिए सब गुड्स सही। एक बात क्लियर करना, लेकिन अगर आप पेटेंट पर जाके मांगते हो, आप कहते हो भैया मंगलदीप अगरबत्ती देना, अब अगरबत्ती जले ना जले सेलर की गलती नहीं है, आप जानो और ब्रांड ऑनर जाने। जब आप स्पेसिफिक ब्रांड या ट्रेडमार्क का गुड्स खरीदते हो, तो फिर वो ब्रांड या ट्रेडमार्क ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज़ उस काम की है कि नहीं। जैसे आपने दुकान पे जाके बोला मैरिट स्विंग मशीन देना, मैरिट एक कंपनी, उसकी स्विंग मशीन आती है, अब वो अच्छा करे कि ना करे सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपने सेलर के जजमेंट पर रिलाई नहीं किया। आपने सीधा बोला कि हमको मैरिट की चाहिए, तो अब आप जानो और मैरिट कंपनी जाने, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें नहीं बनती है। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, जो मैंने कहा था ना भाई, बेचने योग्य तो होना चाहिए। वेयर द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए सेलर हु डील्स इन गुड्स इन दैट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन देख के आपने गुड्स खरीदा हो, चाहे वो प्रोड्यूसर है कि सिर्फ सेलर है,
देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी मर्केंटेबल क्वालिटी, गुड्स इतने क्वालिटी के तो होने चाहिए कि उसको आप आगे बेच सको, मर्केंटेबल तो होने ही चाहिए। जैसे हमने एक दुकानदार को बोला, मैंने कहा भैया पानी की बोतल, उसने कहा शानदार पानी की बोतल, एकदम ग्रीन कलर की बॉटल और ऊपर पिंक कलर का कवर चढ़ा हुआ और ये डिजाइनिंग वो डिजाइनिंग शानदार। मैंने कहा ठीक है साहब। उसने निकाल के, मैंने कहा भैया 12 बोतल आप भिजवा देना, या जो भी क्वांटिटी मैंने लिखवा दिया आप भिजवा देना, पेमेंट पकड़ो एडवांस। बोतल भिजवाई, बोतल शानदार एकदम ग्रीन कलर की, पिंक कलर का पेपर, ये डिजाइनिंग वो डिजाइनिंग, ढक्कन नहीं है उस पर, पूरी पैक के ऊपर से नीचे से भी पैक, ऊपर से कैप्सूल बना रखा है मतलब। मैंने कहा ये ढक्कन, बोले मैंने कब कहा था ढक्कन होगा खुलेगी, तो साले तो नालायक आदमी, तो पानी पीऊंगा कैसे अंदर से? बोले आपने कहा पानी वाली बोतल, इसमें देखो पानी है अंदर। मैंने कहा अरे पानी तो है गेल छप्पे, पीऊंगा कैसे, खोलूंगा कैसे? बोले भाई साहब देखो ये गलत बात है, आपने ऐसा नहीं कहा था कि ढक्कन होना चाहिए ढक्कन खुलेगा, ना मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने कहा कि ढक्कन होगा ढक्कन खुलेगा। लेकिन ये एक नॉर्मल मर्केंटेबिलिटी वाली बात है कि अगर पानी की बोतल में ढक्कन नहीं होगा, खुलेगा नहीं, बंद नहीं होगा, तो उसको यूज कैसे करेंगे? क्लियर है ना? तो ये मर्केंटेबल क्वालिटी तो होनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट इफ बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स, और बायर ने अगर गुड्स एग्जामिन कर लिए थे, एंड देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन एज रिगार्ड्स डिफेक्ट, सच एग्जामिनेशन ऑट टू हैव रिवील्ड। यानी अगर बायर ने गुड्स एग्जामिन कर लिए थे और इन दैट केस अगर उसको कुछ डिफेक्ट वगैरह नजर नहीं आया, तो उसको ये बात क्लियरली बोलनी पड़ेगी कि भैया मैं देख चुका हूँ, मेरे हिसाब से कुछ कमी नहीं है, और उसके बाद कोई इम्प्लाइड कंडीशन बनती भी नहीं है। द एक्सप्रेशन मर्केंटेबल क्वालिटी though not defined nevertheless connotes goods of such a quality, यानी इसको डिफाइन नहीं किया गया लॉ में, लेकिन इसका मतलब है एक ऐसी क्वालिटी गुड्स के जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस में एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, यानी उस व्यापार का जो एक नॉर्मल सोच समझ कर निर्णय लेने वाला व्यक्ति होगा वो उसको खरीदने को तैयार होगा, ऑर्डिनरी प्रूडेंस में उस गुड्स को एक्सेप्ट किया जाएगा और उनको बेचा जा सकता है नॉर्मल बिजनेस के अंदर, उसे अपन कहेंगे मर्केंटेबल क्वालिटी। हालांकि मर्केंटेबल क्वालिटी की सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कोई डेफिनेशन नहीं लिखी हुई गई है। नेक्स्ट कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस की कंडीशन लगती है खाने वाली चीज पर। होलसमनेस किस पे लगती है? खाने वाली चीज पे। यानी अगर आप कोई खाने का किराने का सामान ले रहे हो, ईटेबल्स प्रोविजन स्टोर का आइटम ले रहे हो, तो प्रोडक्ट ईटेबल होना चाहिए, खाने योग्य होना चाहिए, उसमें कीड़े वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो आप गुड्स रिटर्न कर सकते हो, अगर डिफेक्ट डैमेज है तो आप गुड्स रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, यहाँ ऊपर ये मर्केंटेबिलिटी वाली में मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, गुड्स आपको एग्जामिन कराया गया मर्केंटेबिलिटी वाली में, समझ, गुड्स आपको डिस्क्रिप्शन से दे दिया और मर्केंटेबल नहीं तब तो आप रिफंड कर ही सकते हो। गुड्स आपको एग्जामिन कराया, उसमें कुछ ऐसी खराबी थी जो खुली आंखों से देखी जा सकती थी, फिर भी आपने नहीं देखी, खुली आंखों से देखी जा सकती थी और आपको उसने एग्जामिन करवाया, गुड्स दिखाए, आपको अपॉर्चुनिटी दी कि आप गुड्स देख लो, और आपने गुड्स देखे और खुली आंखों से डिफेक्ट दिख रहा था और देखने के बाद भी आपने चीज खरीद ली, तो कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी नहीं लगती, क्योंकि आप देख चुके हो गुड्स को। ये हमने बोला ना, आपने एग्जामिन कर लिया तो कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी नहीं लगेगी, क्वालिटी वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। लेकिन क्लियर करो, जो उसकी खराबी थी वो ऐसी थी जो अंदरूनी है, खुली आंखों से नहीं दिखती है, अंदरूनी खराबी है, ऐसी खराबी जो खुली आंखों से नहीं पता पड़ती है। मैं टीवी खरीदने गया, टीवी के अंदर अंदर कोई तार हिला हुआ है, आधे घंटे बाद चैनल अपने आप चेंज हो जाता है। आपने अगर जी न्यूज़ लगा रखा है या स्टार न्यूज़ वगैरह कुछ भी आपने न्यूज़ लगा रखा है, तो अपने आप आधे घंटे 1 घंटे बाद चैनल चेंज हो जाएगा। कभी MTV लग जाता है, कभी स्प्लिट्स विला दिख जाता है, कभी फैशन टीवी दिख जाता है, पता नहीं कुछ भी हो जाता है। तो हमको क्या पता, खुली आंखों से थोड़ी दिख रहा है कि तार कौन सा अंदर कुछ तार टच हो रहे हैं, ऐसे ऐसे मतलब कनेक्शन फेल हो जाता है, अचानक फैशन टीवी स्प्लिट्स विला पता नहीं क्या क्या दिख जाता है, हमारी थोड़ी गलती है उसमें क्लियर करना। तो इन दैट केस एग्जामिन करने के बाद भी कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी लगेगी, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, क्योंकि खुली आंखों से डिफेक्ट देखा नहीं जा सकता। जो डिफेक्ट खुली आंखों से देखा जा सकता था, बायर के एग्जामिन करते ही उस डिफेक्ट के लिए सेलर को रिस्पॉन्सिबल किया जा सकता। इफ ए पर्सन ऑर्डर्स मोटर हॉर्न फ्रॉम मैन्युफैक्चरर ऑफ हॉर्न एंड द हॉर्न सप्लाइड आर scratched and damaged owing to bad packing, he is entitled to reject the goods.
स्क्रैच वगैरह लगे हुए, सारा खराब हो गया, पैकिंग सही नहीं थी आपकी, तो नॉन अनमर्केंटेबल साहब ये माल कैसे बेचूंगा मैं आगे, ले जाओ वापस। A bought a black velvet cloth from C and found it was damaged by white ants. Held that the condition to mercantility was broken. White ants क्या होते हैं? इतने छोटे से वो कीड़े होते हैं एक तरीके से, जो कपड़े में लगे हुए रहते हैं, दिखते नहीं है नॉर्मली एग्जामिन करने पे, जब आप पहनते तो शरीर पे खाते हैं, जब खाते हैं और फिर आप उनको अगर यूं यूं देखो एकदम वो कहते हैं ना अपना ग्लास लेकर देखो, अगर आप लेंस लेकर देखो तो पता पड़ेगा अच्छा इसमें कीड़े हैं, वो पहनोगे तो खाएंगे, पता नहीं पड़ेगा कीड़े लगे हुए हैं जो। क्लियर है? तो वहाँ पे खुली आंखों से पता पड़ नहीं सकता था, इसलिए उसको हमने इस कंडीशन में कंसिडर किया। इम्प्लाइड वारंटीज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसमें हमने इम्प्लाइड कंडीशंस डिस्कस की, हमने समझा कि जो बेच रहा है उसकी ऑनरशिप होनी चाहिए, ये मानकर हम खरीद रहे हैं, अगर नहीं है तो गुड्स ट्रू ऑनर को, पुलिस को, या उसको जिसको भी जैसा मौका पड़ा हम रिटर्न करेंगे, अगर ट्रू ऑनर पता तो ट्रू ऑनर को ही देंगे, और गुड्स का पैसा वापस सेलर से लेंगे, प्लस जो हमको परेशानी है उसका पैसा भी सेलर से लेंगे। हमने पढ़ा सैंपल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। मैच होना चाहिए सैंपल से, डिस्क्रिप्शन से, अगर मैच नहीं हो रहा तो रिटर्न करने की हमारी पावर है, हमारा अधिकार है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि गुड्स मर्केंटेबल होना चाहिए। हाँ, अगर आपको एग्जामिन करने का मौका मिलता है और उस एग्जामिन में डिफेक्ट दिख रहा था, फिर भी आप डिफेक्ट नहीं देखते हो तो आपकी गलती है। डिफेक्ट देखा नहीं जा सकता था, मतलब अंदरूनी डिफेक्ट था, पता नहीं पड़ रहा था, इन दैट केस सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और एक हमने का खाने योग्य चीज़ खाने योग्य होनी ही ये। थैंक यू, बाय बाय।